वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 13 सितंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो हमारे पुराने और नए लिसनर हैं, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ। सर्कुलेट जितने भी साधन हैं वहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक और महत्वपूर्ण कमेंट करना ना भूलें ताकि इंटरनल मोटिवेशन हमें प्राप्त हो और बेहतर रूप से काम करने का, हमें और भी बेहतर काम करने का मौका मिल सके, ताकि हम लोग और भी आप लोगों के सामने नए नए सीरीज लेकर आए। जैसे कि अभी आप लोगों के लिए डेली करेंट अफेयर्स का सीरीज लाया जा रहा है। उसके बाद जल्द ही आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट होगा, वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पीसीएस के सभी विषयों में, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, तो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक जिससे बार बार प्रश्न आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड टॉपिक को सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर हमें मोटिवेट कीजिए, हमें और भी नए नए लोगों से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से उभर कर सामने आए। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ रहता है, तो लिंक का उपयोग कीजिए। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए आप लोग, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि ऐप पर आप लोगों को फ्री एमसीक्यू बहुत सा कराया गया है, जिसमें आपको सब्जेक्टिव एमसीक्यू, फ्री एमसीक्यू है, तो आप लोग एमसीक्यू दे सकते हैं। करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू है, जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स होते हैं। स्टेट रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिलेगा, साइंस रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिलेगा। उसके अतिरिक्त बहुत से कोर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल है लो प्राइस पर। तो आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की सारी फैसिलिटी जो ISO जिनका वर्जन है, अर्थात जिनके पास आईफोन है, वो आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं, yuktiis.in टाइप कीजिएगा, आपको हम वहाँ मिल जाएंगे हम लोग, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यह PDF प्राप्त होगा और जितने भी महत्वपूर्ण मटेरियल है आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर केवल आपको महत्वपूर्ण मटेरियल ही प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर मटेरियलों की अतिशयोक्ति नहीं होती है, अत्यधिक मटेरियल नहीं दिए। जो एग्ज़ाम ओरिएंट मटेरियल होता है उसे ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ने के लिए, सेलेक्टिव मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए ताकि और भी बेहतर आप कर सकें। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण न्यूज़ पर। देखिए, यह ज्ञान वापी जो परिसर है उसमें श्रृंगार गौरी पूजा के मुकदमा सुनवाई योग्य है, ऐसा न्यायालय ने माना है, वाराणसी की जिला अदालत ने। तो इस पर जो आगे की कार्रवाई सुनवाई है वो चालू होगा। और कोर्ट ने कहा है कि इस वाद में पूजा स्थल विशेष कानून अधिनियम 1991 लागू नहीं होता है और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं अब देखने को आगे मिलेगी। तो ये न्यायालय में मामला गया है, अब इस पर रेगुलर सुनवाई होगी, ताकि इसके बाद इससे निर्णय जो आएंगे वो देखने को मिलेगा। यह अभी फ़िलहाल आप इस संदर्भ में देख सकते हैं इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है फैसले के। तो ये आप देखिए, 5 वादी महिलाएं थी जिन्होंने संकल्प पत्र दिया, मालिकाना हक की मांग नहीं की है। विवादित स्थल के मालिकाना हक की मांग नहीं की है, सिर्फ माँ श्रृंगार गौरी जो है उनकी नियमित पूजा और देवी देवताओं के विग्रह संरक्षण की मांग की है। तो याद रखिएगा, अभी मालिकाना हक का दावा नहीं हुआ है। यह मुकदमा नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार के साथ साथ रीति रिवाज और धार्मिक अधिकार के रूप में पूजा के अधिकार तक सीमित है और विवादित स्थलों को मंदिर घोषित करने की मांग नहीं कर रहा है। तो इस मामले को आपको इस रूप से देखना है। दूसरा, इस मुकदमे की सुनवाई करने के लिए अदालत ने अधिकार क्षेत्र बाधित नहीं किया जा सकता। वहीं वादी गैर मुस्लिम है, इसलिए वक्फ एक्ट की जो धारा 85 के तहत मुकदमे की सुनवाई पर प्रतिबंध इस मामले में लागू नहीं होता है। तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है, वक्फ बोर्ड का जो धारा 85 है वो भी लागू नहीं होता है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर मामला ये भी है कि वादी ने
दलीलों के मुताबिक वे लंबे समय से 1993 तक ज्ञानवापी परिसर स्थित मां सिंगार गौरी भगवान हनुमान और भगवान गणेश की पूजा करते रहे हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रतिवादी पक्ष वकील ने तर्क दिया है कि यह मुकदमा उप श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 से बाधित है, मगर मेरे विचार में प्रतिवादी यह साबित नहीं कर सके हैं कि मुकदमा इस अधिनियम से बाधित कैसे है। तो यहाँ चीज़ें देखिए, दो चार चीज़ें इसके जो आपको मंदिर के जो पक्ष के प्रमुख तर्क है, मस्जिदों के प्रमुख पक्ष के दलीलें हैं, तो उनके पक्ष है। तो आप इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर कर लीजिएगा ताकि ज्ञानवापी से रिलेटेड जो बैकग्राउंड है आप लोग इसे समझ सकें। यहाँ पर विस्तृत रूप से आपकी सभी चर्चा कर दी गई है और नेक्स्ट पेज में भी इसके टाइमलाइन को बता दिया कब क्या हुआ है। तो उससे अतिरिक्त ज्ञानवापी मंदिर के परिसर के संदर्भ में आपको नहीं करना है। यह धर्मनिरपेक्षता से संबंधित टॉपिक में आप लोगों को कवर किया जाएगा। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में टॉपिक को यह कवर करता है यह न्यूज़। तो देखिए यूपीएससी के संदर्भ में ये सब चीज़ें आप लोगों को अब आदी हो गएंगे कौन सा टॉपिक आप लोगों को किस जीएस पेपर में आप लोग शामिल हो रहा है, और धीरे धीरे टॉपिक देखते ही आप लोग सिलेक्शन कर लीजिएगा कि यह टॉपिक कि जो न्यूज़ दिया गया है आपके यूपीएससी और पीसीएस के किस टॉपिक को कवर करता है। देखिए इस मामले में मैं बस इतना ही बोलूँगा। मैं बार बार ये बात हमेशा कहता हूँ सभी पक्षों से कि आपके मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य जवाबदेह होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देश लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक देश में जिसने अधिकार की मांग को वरीयता दी है, ध्यान रखिए जो मैं बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, जिस देश में मौलिक अधिकार की वरीयता दी जाती है वहाँ पर एक के मौलिक अधिकार के उन्नति के साथ दूसरे के भी मौलिक अधिकार कहीं न कहीं उनकी विचारधारा, उनके धार्मिक आस्थाएं, उनके संबंधित पक्षों में कहीं न कहीं आपको यह नज़र आएगा उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। क्योंकि एक समग्र जो विचारधारा है वो मौलिक अधिकार के संदर्भ में समान अधिक से अधिक लोगों का इसका न्याय हो। पर कोई ऐसा पक्ष है, मान लीजिए मुस्लिम मंदिर पक्ष में वाले को अगर इससे रिलेटेड फैसला आता है तो मुस्लिम पक्ष ओबियसली इससे संबंधित नाराज़गी व्यक्त करेगा, या मुस्लिम पक्ष में अगर उसके मौलिक उससे संबंधित अधिकारों का ध्यान रखा जाता है तो हिंदू पक्ष वाले को इससे नाराज़गी दर्ज होगी। तो मौलिक कर्तव्य अगर आप डिसाइड करते, दोनों पक्ष बैठकर वाद प्रतिवाद और संवाद करते हैं तो दोनों पक्ष अपने समान हित को सामने रखते हुए इस मामले को सुलझाएंगे। अगर किसी कारणवश कभी किसी दौर में हिंदू या हिंदू धर्मस्थलियों पर किसी कारणवश कोई कब्ज़ा किया गया है, क्योंकि मैं इस चीज़ से कभी इनकार नहीं कर सकता हूँ कि जब आक्रांताओं का दौर रहा है, जब भारत पर विदेशियों का जब आक्रमण रहा है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, या किसी देश में अगर विदेशी का आक्रमण रहे तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके धार्मिक और सामाजिक जो मान्यताएं हैं उसको प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है ताकि उनकी मौलिकता समाप्त हो और मौलिकता में कमी आए या समाप्त हो जाए। उसके बाद नए रूप से जो स्वरूप से जो चीज़ें आक्रांता लाना चाहते हैं उसे लोग अडॉप्ट कर सके, इसलिए सबसे पहले धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर प्रहार किया जाता है। तो ये हमारे मेडावल काल में आपको लगातार देखने को मिला है। बाहर से अरब कंट्री से लोग आए हैं, उससे पहले भी लोग आए थे, पर यहाँ पर देखिए कुछ खास बात आप लोग को ध्यान रखने की, जो पहले मैं बोल रहा हूँ उसे समझिएगा। यहाँ पर किसी प्रकार के धर्म विशेष को बात लेकर नहीं चलिएगा। एक एस्पिरेंट के तौर पर आपका समान तुलना होना चाहिए, समान भी होना चाहिए। विदेशी आक्रमणों का 2-3 फेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक अरब आक्रमण, एक ब्रिटिश आक्रमण या यूरोपीय आक्रमण डायरेक्ट मान लीजिए, और एक मंगोल आक्रमण अर्थात चीन के क्षेत्र से आया हुआ आक्रमण। तो तीनों में बेसिक अंतर क्या है इसे पहले समझिएगा, तो ये सब मुद्दे आप समझ जाइएगा।
यूरोपियन कंट्री के जो भी आक्रमणकर्ता थे या जो यहाँ भारत में आए व्यापार के संदर्भ में और यहाँ पर धार्मिक असहिष्णुता को उत्पन्न किया, धार्मिक आक्रांताओं को, धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को तीन भिन्न किया, तो उसका मूल मकसद ये था कि वो यूरोप से नहीं कटा। जो ये संस्थाएं थी कभी भी यूरोप के अपनी मातृभूमि से नहीं कटा। ये इनका मूल मकसद था, यहाँ शासन करो और अपने लाभ के हित की पूर्ति यूरोप के लिए सर्वाइव करो। बस इन्होंने इतना ही किया। इसके संदर्भ में उन्होंने सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन किया। वहीं मंगोल भी कुछ समय वक्त भारत पर आक्रमण करने की चेष्टा में थे। उसके प्रभाव देखने को यहाँ मिले हैं, पर उसने कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को नहीं किया कि यहाँ के धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को प्रभावित करते हुए आगे काम किया जाए। हालांकि ये भी मंगोल अपने देशों के प्रति जवाबदेह थे, न कि भारतीय संदर्भ में। पर यहाँ समझिए अरब कंट्री के शुरुआती दौर में जो आक्रमण हुए, मलिक काफूर से लेकर जो भी मुग़ल तक हुए हैं, तो देखिएगा शुरुआती दौर में ये आक्रांता रहे थे। आके भारतीय भूभाग पर आते थे, लड़ाई करते थे, जीतते थे, उसके एवज में लूटपाट करते थे, अपनी संपदा लेकर अरब चल जाते थे या उसके जो भी क्षेत्र थे वहाँ चले जाते। कालांतर में भारतीय भूमि इनको पसंद आई और यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सब वातावरण में ये रहने लगे। और मुग़ल दिल्ली सल्तनत के बाद की स्थिति के बाद देखते हैं हम लोग हैं, दिल्ली के बाद की जो सल्तनत रही है वो भारतीयकरण उनका होने लगा है। तो भारतीयकरण होने लगा है तो देखिए जो चीज़ें आपको दिल्ली सल्तनत के बाद की स्थितियां जो उभर कर आई और उससे पहले की जो थी उसमें बहुत अंतर देखने को मिलता है। विवाद यही है, इस चीज़ को समझिएगा। जो पहले का आक्रांता था वो भारतीय समाज की धार्मिक मान्यताओं पर आक्रमण करता था, उसके रीति रिवाजों को प्रताड़ित करता था, उससे संबंधित चीज़ों को वो करता था, जो धार्मिक जिहाद के नाम से भी जाना गया था। और जब आपको दिल्ली सल्तनत, उसके बाद जब बाबर आया तो बाबर ने भी धार्मिक जिहाद का नारा देते हुए आपको भारत में प्रवेश करता है और वो शुरुआती दौर में इस प्रकार के काम करता है। और अमुक जो राजा थे, उस सुल्तान थे, उन्होंने भी धार्मिक मान्यताओं को छीन भिन किया, जिसमें औरंगज़ेब का नाम आप देख सकते हैं। औरंगज़ेब, हालांकि इसके बहुत से पक्ष विपक्ष दोनों हैं, ऐसा नहीं कि औरंगज़ेब केवल विपक्ष का काम किया हो, विपक्ष नेगेटिव ही वर्क किया, पॉजिटिव वर्क भी किया है। ऐसे ही आपको देखने को मिल सकता है और कि भी आपको फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में देखने को मिल सकता है। बहुत से पॉजिटिव वर्क किया है इसने, पर कुछ नेगेटिव वर्क भी किया उसने। इसी प्रकार आपको और भी शासक आपको देखने को मिल जाएगा। इस दौरान में अपने साम्राज्य विस्तार में इन्होंने किया क्या, अपनी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति को स्थापित करने के लिए, सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए इसने किया क्या, भारतीय मंदिरों का इस्लामीकरण किया है। इस्लामीकरण किया जो एक समान प्रक्रिया थी। देखिए, अगर मान लीजिए अगर हिंदू अरब कंट्री में जाता, मान के चलिए हिंदू जो शासक थे, जैसे श्रीलंका हम लोग गए, श्रीलंका या तो म्यांमार तक गए हम लोग, तो हमारे वहाँ साक्ष्य मिले हैं। पर हमारा जो था कभी भी ऐसा मूल मकसद नहीं था कि हमने आक्रांता के रूप में व्यवहार किया। इतिहास इसका गवाह है। हमने कभी भी हमारे जो हिंदू शासक रहे हैं विदेशों में जाकर वो आक्रांता के रूप में व्यवहार नहीं किया। जैसे कि शुरुआती दौर में संपूर्ण शासक सुल्तान जो थे वो आक्रांता नहीं थे, मैं ये बात बोल रहा हूँ। शुरुआती जो सुल्तान रहे थे, जो अरब से रिलेटेड रहा करते थे, वो आक्रांता के रूप में व्यवहार किए। तो उसी दौर कर में यह प्रवृत्ति बढ़ी है कि हिंदू धर्म स्थलियों पर कब्जा किया जाए और उसका इस्लामीकरण किया जाए। यह सभी लोग मानते हैं। अगर इस बात को वर्तमान इस्लामपंथी लोग, अगर इस्लाम के मानने लोग इस चीज़ को समझ सकें तो बहुत से मुकदमे का स्वतः निराकरण हो जाएगा। भविष्य में कभी ऐसी घटनाएं घटी है जिससे धार्मिक स्थलों का इस्लामीकरण किसी खास उद्देश्य के लिए किया गया है, तो कतई नहीं ये समझा जाना चाहिए कि वर्तमान जो प्रवृत्ति है वो यह इजाज़त दे देती है।
तो आप इस संदर्भ को समझिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि संवाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी मुद्दे की समस्या को सुलझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ज्ञानवापी मंदिर में सुनवाई का फैसला आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी इससे रिलेटेड। तो ऐसे ऐसे बहुत से मंदिर परिसर हैं जहाँ मंदिरों का इस्लामीकरण किया गया, उससे मूल परिवर्तन किया गया। इससे कोई किंतु परंतु नहीं है, यह सत्य है। और ऐसे कई मामले अब उभर कर देखने को आएंगे। तो आप मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनको ये बात समझनी चाहिए, अगर ऐसी कोई भविष्य में घटना हुई है तो उसको सुधारने के लिए नए अवसर ढूंढने चाहिए, क्योंकि यही उचित समाधान है। क्योंकि किसी वक्त ऐसी घटना घटी है तो उसे केवल यही मान लेना कि हमारे पूर्वजों ने वर्चस्व के लिए जो कायम किया वर्तमान तक जारी रहे। अगर ऐसी प्रवृत्ति रहेगी तो ऐसा मामला हमेशा आपको न्यायालय में जाएगा और संबंधित पक्ष और जो भी पक्ष विपक्ष है इससे संबंधित मामले देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं लगातार इस बात को बोलता हूँ कि संवाद सबसे इम्पोर्टेंट है। संवाद कीजिए, क्या ड्रॉबैक पहले रहा है और क्या नहीं रहा। बहुत से ऐसे मामले हैं जहाँ पर आप एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर इस मामले में यहाँ पर कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर बहुत करना, आम जनता का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना ज़रूरी है बुद्धिजीवी वर्गों के लिए। अगर मान लीजिए हिंदू अगर अरब में जाता तो सेम प्रवृत्ति ऐसे ही होती, कमोवेश अधिक ज़्यादा हो सकती थी, पर प्रवृत्ति यही होती। मुस्लिम देशों में ऐसी धर्मस्थलियों में परिवर्तन देखने को मिलता। तो क्या वर्तमान जो अरब के लोग हैं वो ऐसा मांग नहीं करते? एकदम जायज़ है, वो भी करते। तो जो हिंदू पक्ष के जो स्थितियाँ अभी यहाँ इंडिया में है, वही अरब में वर्तमान स्थिति देखने को मिलती, सेम कंडीशन होता। पर बात यह है कि हिंदू जो है, हिंदू की जो स्थिति देखने को अरब में मिली वैसी नहीं, इसलिए मामले को लोग एक तरफा सोचते हैं, समझते हैं। तो हमें एक समान एस्पिरेंट के तौर में आपको समझने की ज़रूरत है। आपके आंसर में एक यूनिक आंसर होना चाहिए ताकि आपकी विचारधारा इस रूप से भी हो। एक पास आउट जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं उनसे पूछा गया था वर्तमान में गांधी जिंदा होते तो क्या होते। तो गांधी जी के बारे में मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गांधी जी के बारे में या तो लोग यही बोलते हैं अहिंसावादी देश होता, या तो यह बोलते हैं कि वर्तमान जो स्वरूप है उसमें राम राज्य की स्थिति कायम होती और जो संकल्पना है वो कहीं ना कहीं और भी बेहतर होता। यही आम धारणा होगी। पर उसने जो यूनिक आंसर दिया था वही आप लोग को भी देने की ज़रूरत है। उन्होंने बोला था अगर गांधी जिंदा होते वर्तमान में तो उनके अनुसार भारत कैसा होता। तो भारत इसके संदर्भ में होता कि गांधी जी अभी मेट्रो पकड़कर दिल्ली से लेकर आपको ऑफिस जाते हैं। दूसरा, एक तरफ ऐसे जो मामले आते, राम मंदिर परिसर का वो बात किए थे जब दंगा हुआ था उसके संदर्भ में, राम जो कारवां हुआ था उसमें वो धरना देते और वहीं दूसरे पक्ष में वो मुस्लिमों के साथ खड़े होते हैं। हिंदू पक्ष में वो वकील बनते और दूसरे पक्ष में मुस्लिम पक्ष में वो आपको धरना देते, अनशन करते। तो इसके संदर्भ में देखिए विचार की अभिव्यक्ति कितनी उच्च कोटि की होनी चाहिए जो आपके आंसर को और भी यूनिक बना दे। यही एग्जाम्पल आपको इसी संदर्भ में समझने और ज़रूरत है। ऐसा किसी भी धर्म विशेष के प्रति आपकी वफादारी नहीं होनी चाहिए। एक एस्पिरेंट को केवल तथ्यों का मूल्यांकन एक एग्ज़ाम के व्यू से करे, यह ज़्यादा बेनिफिट है। ये सब राजनीतिक दावपेच है जिसमें एक पक्ष को खुश किया जाता है तो दूसरे पक्ष को नाराज़, तो एक पक्ष को खुश किया जाता है तो दूसरे पक्ष को नाराज़। तो ये दाव पेच है, उसमें आप लोग नहीं पढ़िएगा। एक कॉमन व्यू बनाइएगा इस टॉपिक, इससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक आए, मंदिर मस्जिद या तो ईसाई चर्च घर या सिखों का जो धर्म पंथ है
उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आए आप लोग को मामला ऐसे ही सुलझाना, ऐसे ही समझना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ वो टॉपिक का जो मैं डायरेक्शन बताना चाहता आप लोग समझ गए होंगे कि मामले को कैसे देखना है, उसके किस रूप से उसे प्रस्तुत करना है। देखिए लगातार एनआई चर्चा में रहा है अभी लगातार कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में एनआई, और अपराध की प्रवृत्ति बदली है, जिसमें देखिए पंजाब अपराध गिरोह, आतंकवादियों के ड्रग, हथियार और मानव तस्करी के बढ़ते गठजोड़ को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी सक्रिय हो गई है पंजाब में। तो देखिए इससे रिलेटेड आपको टॉपिक वो बंगाल में मामला देखने को मिल रहा हो, बिहार में छापामारी किया गया हो, तो एनआई हमेशा चर्चा में है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, और यह आपका ये इससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा एनआई से रिलेटेड, वो जीएस पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा और विभिन्न एजेंसियों के संदर्भ में वो टॉपिक को ये सब न्यूज कवर करेगा, जितने भी एनआई हो उससे संबंधित। तो आप इस टॉपिक में इसे कवर कीजिएगा। इसको मैंने बस इस न्यूज़ का चूज इसलिए किया है कि अभी तक मैंने एनआई के बारे में आप लोगों को नहीं बताया है, तो सभी रिलेटेड जो संस्थाएं उससे रिलेटेड मैंने चर्चा किया है, पर एनआई के बारे में अभी तक नहीं किया। इसलिए आज एनआई का सिलेक्शन हो गया है और आप लोग के सामने एनआई के संदर्भ में सभी विस्तृत टॉपिक को हम आज चर्चा करेंगे। तो उसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है एनआई। सबसे पहले तो आपको यह आंतरिक सुरक्षा जांच एजेंसी के संदर्भ में टॉपिक को कवर करेगा। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या है? तो एनआई भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। तो सबसे पहले आतंक रोधी प्रवृत्ति है, आतंकवाद से संबंधित जितनी भी गतिविधि होगी इसमें यह प्रवर्तन एजेंसी है, और भारत की संप्रभुता, रक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाली सभी अपराधों की जांच करने के अनिवार्य उत्तरदायी संस्था है। तो ध्यान रखिए जो शब्द मैंने लिखा है यह शब्द आपके आंसर राइटिंग में होना चाहिए, क्योंकि यह इसके विस्तृत दायरे को बताता है कि यह परिवर्तन अधिकारी है, परिवर्तन एजेंसी है आतंक रोधी कानून का, और भारत की संप्रभुता से संबंधित कोई भी विषय होगा उसकी यह जांच करेगा। सुरक्षा और अखंडता से संबंधित कोई प्रभावित करने वाला कोई कारक अपराध होगा उसकी जांच यह अनिवार्य उत्तरदायी संस्था बनाया गया है इसे। अब एनआई का अधिकार क्षेत्र किन किन क्षेत्रों तक विस्तृत है यह आप लोग जान लीजिए। तो विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को भी स्थापित करने के लिए एनआई जवाबदेह है। परमाणु और नाभिक, ध्यान रखिएगा, परमाणु और नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध अगर कोई ऐसी गतिविधि देखने को मिलती है देश और विदेश में भारत के खिलाफ, तो एनआई उसमें सक्रिय भूमिका निभाएगा, उसकी जांच और संबंधित पक्षों को देखेगा। हथियार, ड्रग्स, नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, याद रखिएगा हथियार, जो भी हथियार है उससे रिलेटेड अगर मामला आता है तो वहाँ यह जांच करेगा। ड्रग्स जो अवैध ड्रग्स होता है, ड्रग्स केवल वैध ड्रग्स नहीं, जो दवाएं हम लोग खाते हैं उसके संदर्भ में नहीं, अवैध ड्रग्स से मामले जो कोकीन होता है, हीरोइन होता है, और भी बहुत से गांजा तस्करी होते हैं, तो उसके संबंध में यह जांच करेगा। भारतीय मुद्रा, नकली मुद्रा जो आप लोगों को बार बार देखने को मिला होगा, हाल ही में बंगाल में मुद्राओं से नकली मुद्राओं का पकड़ा गया था, और 2014 के आसपास जो घटनाएं घटी थी उसमें सभी एनआई ने जांच किया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसी है, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता, सम्मेलन और प्रस्तावों को लागू करने के अधिनियमित वैधानिक कानूनों के तहत अपराध की यह जांच करता है। तो ध्यान रखिएगा यह भारतीय संदर्भ में तो जांच करता ही है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी जो कोई मामला ऐसा आ जाए तो एनआई इसकी जांच करेगा, उससे संबंधित जो भी जांच प्रक्रिया उसको करता है। तो एनआई एक भारत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से संबद्ध संस्था है जो आपको जवाबदेह बनाता है। क्या बनाता है? भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच के लिए अनिवार्य उत्तरदायी इसे संस्था बना देता है। तो ये चीज़ें आप लोग जानिएगा। उसके बाद इसका गठन कब हुआ ये आप लोग जानिए। यह गठन देखिए 26 नवंबर 2008 में जो घटना घटी थी मुंबई में 26/11 का, तो मुंबई आतंकी हमले के दौरान तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील जो गठबंधन सरकार थी, जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी, एनआई की स्थापना का फैसला लिया।
यह कारण देखिए क्या था, उसके पीछे कारण ये था कि 2008 में आप 26/11 के आतंकवादी हमले जो हुए थे उसमें सारी सरकारी एजेंसियां जो थी उसमें तालमेल की कमी थी। ध्यान रखिएगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ, तालमेल की कमी थी, क्विक रिस्पांस की कमी थी, और उसके बाद हम उन्नत जो बाह्य से हम लोग कार्य करना चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं में किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाकर काम करना है, इसमें आपको सभी संबद्ध संस्थाएं उस 2008 में फैल रही, जिसके कारण एक ड्रॉबैक देखने को मिला हमारी सुरक्षा एजेंसियों में कि इस प्रकार की आतंकी अगर हमला भारत पर होता है तो भारत किस रूप से उसका समाधान ढूंढेगा, उसके समय कैसे उसके उस हमले के एवज में अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। इसलिए इस प्रकार की एक संस्था का स्थापना किया जिसने आपको भारत के लिए एक सशक्त एजेंसी का निर्माण करे और सभी के साथ कोऑर्डिनेट काम कर सके और राज्यों के अनुमति के बिना भी अपने जांच प्रक्रिया को पूरा कर सके। मैं आगे बताऊंगा किन मामलों में अनिवार्य नहीं है राज्यों की अनुमति। तो देखें जैसे सीबीआई के मामले में होता क्या था, राज्य की अनुमति आवश्यक है, अगर राज्य मना कर देगा तो सीबीआई वहाँ नहीं जाएगा। इसी प्रकार ईडी के भी कुछ आपको अपवाद देखने को मिल जाते हैं जिसमें राज्य की भूमिका देखने को मिल जाती है, पर एनआई में ऐसी प्रवृत्ति नहीं। एनआई बिना किसी राज्य की अनुमति के भी संबंधित मामलों में जांच कर सकती है जिसमें उसे अधिकार दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार के लिए यह वहाँ से यह कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों में कुछ ड्रॉबैक थी, लूप होल था, जिसके आधार पर आतंकी हमले के लिए उसके जांच और उसकी प्रक्रियाओं को तीव्र रूप से जो हमारा सुरक्षा एजेंसी कार्य करे उसके लिए एक संगठन की स्थापना की मांग हुई। उसके बाद दिसंबर 2008 में ही देखिए कितना क्विक रिस्पांस के बाद 1 महीने के बाद ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विधेयक पेश किया और इसका गठन कब कर दिया गया, अधिनियम 2008 के तहत ही 31 दिसंबर, मात्र 2 महीने के अंदर इस प्रकार की संस्था का गठन कर दिया गया, क्योंकि ऐसी इस स्तर की एजेंसी भारत में नहीं थी। जैसे अमेरिका में एजेंसी है, ब्रिटेन में एजेंसी है इस प्रकार के आतंकवादी रोधी घटनाओं को रोकने के लिए। हालांकि वहाँ भी वर्ल्ड ट्रेड जब सेंटर हमला हुआ था इस प्रकार की जो एजेंसियाँ थी वहाँ गठन किया गया था, पर भारत में यह मांग उठी और 2008 में 31 दिसंबर 2008 को एनआई अस्तित्व में आता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2009 से यह अपना कामकाज शुरू किया और अब तक इसमें 447 मामले दर्ज हैं। आपको ध्यान रखिएगा, यह चीज़ें आप लोगों को रिपोर्ट जुलाई 2022 तक का डाटा है। तो यह 247 मामले ऐसे हैं जो संबंधित मामलों की जांच एनआई करता है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। वर्तमान महानिदेशक कौन है, दिनकर गुप्ता, जो आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं। तो ध्यान रखिएगा दिनकर गुप्ता। नोट याद रखिएगा, एजेंसी को एनआई को गृह मंत्रालय लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है। अगर कोई आतंकवाद से संबंधित कोई ऐसा मामला किसी राज्य क्षेत्र में आता है तो उस राज्य से अनुमति नहीं लेगा और डायरेक्ट वो अपना एक्शन कर सकता है, जो भी उससे रिलेटेड चाहे वो अपने प्रक्रिया संचालित कर सकता है। तो आतंकवाद के मामले में यह स्वतंत्र है और गृह मंत्रालय लिखित उद्घोषणा उसे होना चाहिए, जो होम मिनिस्ट्री है उसे आदेश देगी तो इसके संदर्भ में वो काम करेगा। तो याद रखिएगा नोट इसे। और एनआई की जांच शक्ति क्या है, तो याद रखिएगा जांच शक्ति 3 स्तर पर है, एक केंद्र सरकार के स्तर पर, एक राज्य सरकार के स्तर पर, एक अन्य स्तर पर भी है, तो उसे हम लोग देख लेंगे। तो केंद्र सरकार के स्तर पर क्या है, जब भारत में जब केंद्र सरकार की राय में ऐसा लगे दिए गए अनुचित अपराध की जांच अधिनियम के तहत एक लिस्ट दिया गया है, एनआई को एक लिस्ट दिया गया उस अपराध सूची के अनुसूचित अपराध जो है उस लिस्ट सूची के तहत अगर लगता है केंद्र सरकार को कि जांच करानी चाहिए एनआई से, तो वह जांच के लिए एजेंसी को निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है कि उस मामले के उस लिस्ट में दिए गए मामलों से संबंधित आप जांच करिए। दूसरा,
भारतीय सीमा के बाहर जब केंद्र सरकार को यह पता चलता है कि भारत के बाहर किसी स्थान पर जहां अनुसूचित अपराध किया गया, जो लिस्टेड अपराध है, जो एनआई के संविधान में है, एनआई एक्ट के तहत जो है, उसमें अगर उस लिस्ट में कोई कार्य भारतीय सीमा के बाहर हो रहा है तो यह भी अधिनियम लागू होता है। एनआई मामले के दर्ज करने और जांच करने के भी निर्देश दे सकता भारत सरकार, उससे संबद्ध गतिविधि को पूरा करके। तो ध्यान रखिएगा, एनआई बाहर भी जाके काम कर सकती है। साथ ही राज्य सरकार की सिफारिश के संदर्भ में अधिनियम की धारा 6, एनआई की धारा जो 6 है, उसके तहत राज्य सरकारें भी पुलिस स्टेशन में दर्ज सूचीबद्ध अपराधों, ध्यान रखिएगा, पुलिस स्टेशन में सूचीबद्ध अपराधों के संबंधित मामलों को एनआई जांच के लिए केंद्र सरकार या केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज सकती है और आग्रह कर सकती है कि इस मामले को एनआई से जांच कराया जाए, क्योंकि यह मामला आपके सूचीबद्ध जो लिस्ट अपराध है उससे मेल खाता है, तो आप इससे जांच करा सकते हैं, या ऐसा राज्य सरकार की मंशा है जांच कराने की कि संबंधित मामले का विस्तृत जांच हो सके। तो राज्य सरकार अधिनियम 6 याद रखिए, धारा 6 याद रखिएगा अधिनियम का, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अन्य मामलों में देखिए, अन्य मामलों में अगर किसी प्रकार का उग्रवाद की घटना जैसे नक्सलाइट एरिया होता है उससे रिलेटेड या ड्रग्स इस प्रकार के गिरोह का पता चलता है तो आपको एनआई वहाँ जांच कर सकती अन्य मामलों में। तो क्योंकि उग्रवाद से संबंधित जो मामले होंगे गृह युद्ध से संबंधित होते हैं, अगर जो नक्सलाइट एरिया जो आपको विरोध हो रहे हैं भारत में, अगर वो बार बार लगातार बढ़ता जाए तो क्षेत्र विशेष में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए भी इस मामले को एनआई जांच करता है, उससे संबंधित जो गतिविधि है, कार्य और चीज़ें वो कर सकता है, एनआई के पास ये शक्ति प्राप्त है। अब देखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, अभी तक किसी संस्था में आपने सीबीआई या ईडी या तो आप किसी प्रकार की संस्था सीबीसी या लोकपाल, तो आपने इन सभी संस्थाओं के सुने होंगे जिसमें इस प्रकार की गतिविधियों जो भी हैं, ड्रग्स या संबंधित जो भी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार के मामले में है, तो इस सभी संस्थाओं में न्यायालय की कल्पना नहीं की गई है। जैसे हमारा सत्र न्यायालय होता है या तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, तो इस प्रकार के न्यायालय की चर्चा नहीं, इन सभी वादों को न्यायालय में जाना होता है। जब चार्जशीट दाखिल कर दिया जाता है किसी मामले का तो वो कहाँ जाएगा, न्यायालय में जाएगा। पर देखिएगा, एनआई इसलिए स्पेशल है कि इसको न्यायालय की शक्ति दी गई है, यह विशेष न्यायालय क्षेत्र गठित करता है, एनआई के अंडर जो कार्य करेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बातें मैं बोल रहा हूँ, एनआई एक विशेष न्यायालय गठित कर सकता है जो सत्र न्यायालय और उससे जो उसके अधीनस्थ कार्य करता है, और राज्य सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नियमों के तहत यह काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, एनआई विशेष न्यायालय भी गठित करता है, जिसमें ध्यान रखिएगा अनुसूचित अपराधों के मुकदमे, अभी लास्ट में मैं वो लिस्ट बताऊंगा, बहुत से लंबा लिस्ट है जिसमें आपको अनुसूचित अपराधों के मुकदमे के लिए केंद्र सरकार एनआई अधिनियम 2008 की धारा 11 और 22 के तहत एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है, जो एनआई का न्यायालय कहलाता है, यानी राष्ट्रीय अपराध का न्यायालय कहलाता है। ध्यान रखिएगा, विशेष न्यायालय अपराध, जो विशेष न्यायालय की अध्यक्षता कौन करेगा, एक न्यायाधीश द्वारा की जाए, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके आधार पर किया जाता है, उसकी सिफारिश करता है। ध्यान रखिएगा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो 73 है 1973 सीआरपीसी, जो धारा सीआरपीसी एक्ट जो है 1973 है, उसके तहत सत्र न्यायालयों से प्राप्त सभी अधिकार विशेष न्यायालय को प्राप्त है। तो अभी मैंने क्या बोला, सत्र न्यायालय के अधीन पैरेलल यह काम करता है, और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में यह काम करता है, पर इसके न्यायालय का जो आपको क्या कहते हैं, जो न्यायाधीश होगा विशेष सत्र का अध्यक्षता जो करेगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति करेंगे। तो यह सभी जगह आपको न्यायालयीय प्रक्रिया में प्रभावित करता है, उससे जुड़ा हुआ है। तो यह कितना इम्पोर्टेंट है एनआई आप समझ सकते हैं। इसे पैरेलल एक संस्था बनाया गया है जिसमें प्रशासनिक
काम कर सकता है, न्यायिक काम कर सकता है और जांच एजेंसियों के रूप में बेहतर रूप से अपना काम गतिविधि कर सकता है। इसके लिए सरकार इसके दखल नहीं करती है, न्यायालय इसके प्रारंभिक कार्यों में दखल नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभिक कार्यों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे विशेष न्यायालय का गठन करता है, उसमें जो भी जांच प्रक्रिया चलती है, सुनवाई होता है, उसमें न्यायालय तब तक नहीं करते। उसके निर्णय के बाद कोई वादी को लगता है कि जो विशेष न्यायालय एनआई का वो मेरे साथ न्याय नहीं किया है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जानने के लिए स्वतंत्र है, पर तब तक न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी कोई राय टिप्पणी नहीं देता जब तक उसका मामला, उसका निर्णय नहीं आ जाता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर किसी विशेष न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी भी प्रश्न की स्थिति में केंद्र सरकार को संदर्भित किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ध्यान रखिएगा। तो केंद्र सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र, एनआई का कोई मान लीजिए कि अधिकार क्षेत्र बढ़ाना है, अभी जो भी अधिकार दिए गए उसके अतिरिक्त अधिकार देना है। मान लीजिए एनआई को सट्टा बाज़ार से जोड़ दिया जाता है, सट्टा बाज़ार में जितने भी मामले देखने को है, तो अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि एनआई इसकी अनुशंसा कर रहा विशेष न्यायालय अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में कि विशेष न्यायालय सट्टा बाज़ार से संबंधित जो जांच करेगा, एनआई उसके संदर्भ में जांच करे, तो विशेष न्यायालय उसके संदर्भ में सुनवाई करेगा, एनआई का जो विशेष न्यायालय। तो इसके संदर्भ में जो इसकी वैधता होगी केंद्र सरकार ही संदर्भित किया जाएगा, और केंद्र सरकार का जो निर्णय होगा, अर्थात संसद में जो निर्णय लिया जाएगा वो अंतिम होगा। इसमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकेगी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यह नहीं कर सकती यह संवैधानिक या असंवैधानिक है, क्योंकि यह इसे अधिकार देता है कि ऐसे विशेष न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए संसद जवाबदेह है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, यह भी मूल रूप से नहीं है, इसमें युक्त रूप से संभावना है। जैसे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह आग्रह कर सकता है संसद से कि आप एक बार इस पर पुनः विचार कर सकते हैं, क्या यह संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो ऐसे भी चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनाई जाती है। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी संस्था एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात संसद एब्सोल्यूट नहीं है, यानी जो चीज़ें वो बोल देता है वही पर वो टिका रहेगा। ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट का मतलब न्यायालय नहीं है, न्यायालय भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो जो बोल दिया वही एकदम पत्थर का लकीर हो गया, उसमें भी संशोधन की संभावनाएं हैं। ऐसे ही प्रशासनिक अधिकरण अर्थात कार्यपालिका भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो कोई भी संस्था हमारे एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात पूरी तरह जो लिख दिया गया वही है, उसमें संशोधनकारी प्रवृत्ति विद्यमान होती है। वो हमें समय समय पर युक्त रूप से उसमें देखने को मिलता है। अगर संसद में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अगर न्यायालय आग्रह करेगा तो जरूर संसद उस पर विचार कर सकती उस संबंधित मामले पर पुनः निर्णय लेने के लिए। तो पर उसके अधिकार क्षेत्र में दखल न्यायालय नहीं देता है। तो यह इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा पार्ट है। अब देखिए, यहाँ पर जो सूचीबद्ध अपराध की बात की जा रही थी बार बार, तो वो कौन सा अपराध है। देखिए, अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सूची बनाई गई है जिन पर एनआई जांच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है, जांच कर सकती है, संबंधित विशेष न्यायालय का गठन कर सकती है एनआई विशेष न्यायालय। तो आप ध्यान रखिएगा, तो वो सूची कौन कौन से आप लोग ध्यान रखिएगा। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित जो भी मामले होंगे यह जांच कर सकता है। जितना भी भारत में विस्फोटक पदार्थ है उससे रिलेटेड सभी की जांच एनआई करेगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत जितने भी परमाणु ऊर्जा से संबंधित विषय हैं उसकी जांच एनआई करेगा। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत जितने भी विषय हैं उसकी जांच एनआई करेगा। नेक्स्ट है अपहरण रोधी अधिनियम, अपहरण से संबंधित मामले भी आपको एनआई जांच करता है। पहले पुलिस एजेंसियां भी करती है, अब एनआई को भी दे दिया गया है ताकि मामले को जल्दी से जल्दी निपटारण किया जा सके। अपहरण का मामला आप ये मत समझिएगा लोकल अपहरण, जो यह जैसे हाईजैक किया जाता है जहाज़ को, हाईजैक जहाज़ को कर लिया जाता है, बहुत बार जहाज़ हाईजैक किया गया था, तो उसके संदर्भ में जांच करेगा तो अपहरण रोधी अधिनियम के तहत वो करेगा। और भी संबंधित मामले हैं उसकी भी जांच करेगा। पहले क्या होता था, लोकल पुलिस जो संबंध के राज्य है उसकी जांच करती थी, उसकी विशेष एजेंसियां होती थी वो जांच करती थी, पर अब डायरेक्ट एनआई ही इस मामले की जांच करेगा।
नागरिक उड्डयन अधिनियम सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी अधिनियमों का दमन अगर कोई ऐसा कर रहा है उसकी भी जांच एनआई करेगा। फिर सार्क सम्मेलन आतंकवाद उन्मूलन अधिनियम बनाया गया सार्क संगठनों के द्वारा कि जो भी संबंधित देश है उसमें कुछ आतंकवाद के उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। उस अधिनियम के तहत भी एनआई संबंधित मामलों की जांच करता है सार्क देशों के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो मामले होंगे वो जांच करेगा। देखिए, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्ट के तहत समुद्री नेविगेशन और फिक्स्ड प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों का भी उन्मूलन करने की जवाबदेही एनआई को है। तो जो हमारे कोस्टल एरिया है, समुद्री नेविगेशन है, मान लीजिए हमारा जो कोस्टल एरिया ऐसे है, आपको ये जो क्षेत्र से कोस्टल एरिया से संबंधित जितने भी गतिविधि होगी आपको यह जांच एनआई के संदर्भ में होता है। और नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की धारा है, शस्त्र अधिनियम है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई अन्य प्रासंगिक अपराध जो होंगे वो भी जांच एनआई कर सकता है। तो बहुत विस्तृत यह क्षेत्र इसे देता है। और स्वापन अशोधी या मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम अर्थात जिस प्रकार के ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स अधिनियम के तहत भी यह जांच कर सकता है एनआई। तो देखते होंगे एनआई जो है सभी मामलों में जांच करता है, वो ड्रग्स का मामला हो, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, परमाणु क्षेत्र का मामला हो, सार्क के मामले हो या घातक हथियार विस्फोटक से संबंधित मामले हो, या तो फिर आपको आईपीसी के शस्त्र अधिनियम, भारतीय दंड संहिता अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी कोई ऐसा मामला हो, तो सबकी विस्तृत जांच करता है। देखिए, सिंपल सा शब्दों में आप जानिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा, अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए जो भी मामले अगर होंगे, इन सभी तथ्यों को अगर टच करता होगा, उसे विकृत करता होगा, तो एनआई उस मामले की जांच कर सकता है। इसका मूल उद्देश्य यही है, भारत में इस प्रकार की घटनाओं को रोकना। अब देखिए, हाल के घटनाओं में कानून में विस्तृत किया गया, यह 2008 में किया गया, 2008 में तो नियम के साथ आया ही, और 2016 के आसपास इसमें संशोधन किया गया है। तो एनआई के संबंधित मामलों की जांच की अनुमति दी गई है। किसके संदर्भ में? मानव तस्करी के संदर्भ में। तो लगातार मानव तस्करी बढ़े हैं, जिसमें कैलाश सत्यार्थी जी का जो आपको संगठन है इससे संबंधित टॉपिक में काम करती है। बाल अधिकार के संदर्भ में, मानव तस्करी के संदर्भ में बाल तस्करी होता है तो उसमें उनका बचपन बचाओ अभियान सक्रिय रूप से भूमिका काम करता है। तो देखिए, आपको मानव तस्करी से संबंधित जो चीज़ें हैं आपको यह काम करती है। जाली मुद्रा या बैंक नोट से संबंधित कोई मामला होगा तो एनआई को अब जांच के दायरे में दे दिया गया। जितने भी जाली नोट से संबंधित जांच होगी अब एनआई ही कर सकता है। नेक्स्ट, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री से संबंधित ऐसा कोई मामला देखने को मिलता है देश में तो आपको एनआई जांच करेगी उसकी और उससे संबंधित बाल के। साइबर आतंकवाद, देखिए अब नया एक कॉन्सेप्ट आया है साइबर अपराध। पहले हथियार से लड़ा जाता था, उसके बाद बायो प्रोडक्ट के रूप में हथियारों का समावेशन हुआ। आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी, केमिकल वार हुआ। और उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में आपको जैसे कोरोना जैसे वायरस युद्ध छिड़ा है। तो ऐसे बहुत से ऐसे वायरस को डेवलप किया गया जिसमें इस परिस्थितियों में अगर किसी देश को दूसरे देश के साथ अपनी दुश्मनी निकालनी होती है तो वायरस को भी छोड़ता है। ऐसे बहुत से मामले देखने को मिले। इस पर कानून भी बना हुआ वायरस युद्ध के संदर्भ में, तो आप ये देख सकते हैं। उसी प्रकार एक साइबर आतंकवाद बढ़ा है जिसमें साइबर क्राइम किया जाता है, लोगों को उसके धन संपदा से लूटा जाता है और भी उनकी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको बेचकर उसके एवज में मनी का डिमांड किया जाता है। तो आतंकवाद देखने को मिलता है, साइबर उनके हैक कर लिया जाता है साइबर अपराध के आतंकवाद के संदर्भ में। और जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उसके द्वारा ये काम किया जाता है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो इसके भी मामले एनआई जांच करेगा। अब विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराध को भी यह आपको बेहतर तरीके से इसके समायोजन के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं, अपराध की जांच करेगा। अब देखिए बहुत सी चीज़ें आप समझ गए होंगे एनआई
क्यों आया, एनआई का गठन कब हुआ, एनआई की शक्ति क्या है, किन किन क्षेत्रों में कर सकता है, एनआई को क्षेत्राधिकार क्या क्या दिए गए हैं, हाल में संशोधन क्या क्या दिए, और विशेष न्यायालय इसका जो सत्र है उसकी शक्ति क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, राज्य किस रूप से कार्य करती है। तो सभी रूप से जो एनआई के महत्वपूर्ण पार्ट है उस पर आज चर्चा हो गया है, और भी समय के साथ अगर कुछ परिवर्तन होगा हम उस पर चर्चा विशेष रूप से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मेंस मॉडल प्रश्न आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस चैनल पर आप लोग इसका आंसर सेंड कीजिएगा, जहां पर मैं लगातार और जो भी लोग सेंड कर रहे हैं उसके आंसर राइटिंग को चेक करता हूं, उनको एब्जर्व करता हूं, उनमें गलतियां क्या की है उनके लिए सजेशन नोट देता हूं। तो आप लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, अपराध की बदलती प्रवृत्ति ने एनआई की जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है या कर रहा है। क्या एनआई इन मामलों की जांच करने के लिए सक्षम संस्था है? तो आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है। तो आप जो ऊपर बताया गया है जो चीज़ें, उसके संदर्भ में ही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न जो भी पूछा जाता है, जो आपको एक्सप्लेनेशन किया जाता है, उसी से की नोट्स के रूप में निकाला जाता है। इस प्रकार के प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं आपके यूपीएससी और पीसीएस में। तो आप इसे ज़रूर अभ्यास कीजिएगा और आंसर अपना सेंड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने से पहले आप लोग इसे ज़रूर देखिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार चर्चा का विषय है। डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया है। तो डेयरी सेक्टर इस बार बहुत महत्वपूर्ण, इस पर बहुत से काम बजट में भी किए गए हैं और ये लगातार चर्चा। इसमें आप लोग को पीआईबी का मैंने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट उसका ये आप लोग को स्लाइड में आपको लगातार भेजता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है ग्रुप में। तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा ताकि चीज़ें और भी समझ सके। तो इसमें देखिए डेयरी सेक्टर में जो आपको सॉरी, देखिए आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 चल रहा है, जिसका विषय डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड रखा गया है। 5 सितंबर 2012 से लेकर 15 सितंबर तक न्यू दिल्ली इंडिया में आयोजित किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में देखिए 4 प्रमुख ताकतों की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डेयरी के विकास के लिए। एक छोटे किसान का, दूसरा सहकारिता का, तीसरा देसी नस्ल के पशुओं को और भी समृद्ध बनाने का, और महिलाओं की सहभागिता का। तो ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक आपको छोटे किसान, दूसरा सहकारिता जो आपस में कोऑर्डिनेट करके डेयरी को उत्पादन, डेयरी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसे विपणन की प्रक्रिया में लाते हैं उनके, और हम उपभोक्ताओं तक वो पहुंचाते हैं। वो सहकारिता का जो क्षेत्र है उससे देसी नस्ल के जो पशु हैं उनको उन्नत करने के लिए, और महिलाओं की सहभागिता। ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से पूछा जा सकता है डेयरी के विकास के संदर्भ में। अब मैं ये प्रयास करता हूँ जो की नोट से आप लोग को बताता जाऊँ, ताकि आप लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर सके, और आंसर प्रश्न क्या आ सकता है एग्ज़ाम में उसका आंसर पहले से आप लोग तैयार रखिए। आप लोग इन सब चीज़ करने में महारत हासिल हो जाए कुछ समय के साथ ही, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग को दी जा रही है वो यूनिक है। पूरे यूट्यूब में आपको इस प्रकार की जो एनालिसिस है नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें आपको प्रश्न का प्रकृति समझाया जाए। देखिए, न्यूज़ एनालिसिस को एग्ज़ाम ओरिएंट बनाना, यह बहुत अंतर होता है। इस चीज़ को समझिएगा। इस न्यूज़ की प्रकृति किस रूप से वो एग्ज़ाम में कहाँ पूछ सकता है, किस रूप में पूछ सकता है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको इसी दिशा में लेके जा रहा हूँ। समय के साथ आप लोग भी पारंगत हो जाइएगा क्वेश्चन सिलेक्शन में, टॉपिक के सिलेक्शन में, और उस टॉपिक में कितना लिखना आप लोगों को है, किन किन शब्दों को लिखना है और किस सीमा तक लिखना है, सभी चीज़ में आप लोग पारंगत हो जाइएगा समय के साथ। तो आप लोग विश्वास के साथ बने रहिएगा, आपका ज़रूर आप बेहतर स्थिति में होंगे। जो इस एनालिसिस को नहीं देख रहे हैं उससे कहीं बेहतर स्थिति में होंगे आप लोग कुछ समय बाद ही। और इसका आकलन स्वयं आप करिएगा। किसी एग्ज़ाम में आप दीजिएगा तो आप स्वयं आकलन कीजिएगा इसका।
अब देखिए, भारत के डेयरी सेक्टर महिलाओं की भागीदारी लगभग 70% है। तो डेयरी सेक्टर असली कर्णधार महिलाएं प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है। और कोऑपरेटिव जो संस्था, उसमें 1/3 से अधिक हिस्सेदारी उनकी है महिलाओं की, यह भी देखने को मिल रहा है। और ग्रेटर नोएडा में यह चल रहा है, नई दिल्ली ग्रेटर नोएडा एनसीआर में यह आपको प्रोग्राम चल रहा है। तो उससे आपको पीटी फैक्ट पूछा जा सकता है। और देखिए, एक डाटा और दिया गया है, भारत में डेयरी सेक्टर सालाना उत्पादन 8.5 लाख करोड़ है। ध्यान रखिएगा, मूल्य का है। जो यह क्षेत्र वैल्यू जो है इसका धान और गेहूं के कुल उत्पादन से अधिक है। ध्यान रखिएगा कितना इम्पोर्टेंट यह सेक्टर है। जो हम खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, जो मुख्य खाद्यान्न है जिसमें गेहूं और धान आता है, यह कोई ऐसी भारतीय थाली नहीं होगी जहाँ पर इसका 2 प्रोडक्ट नहीं जाता होगा, गेहूं और धान का। कोई ऐसा घर नहीं होगा। उससे भी कहीं उन्नत यह क्षेत्र है डेयरी क्षेत्र, जहाँ आपको 8.50 लाख करोड़ का यह पूरा आपको वैल्यूबल मार्केट है, उत्पादन सालाना मार्केट। तो यह कितना इम्पोर्टेंट हमारे देश के जीडीपी के लिए, तो आप इसका आकलन लगा सकते हैं। और भी आगे कुछ कुछ बातें की गई हैं जिसमें आप डाटा फैक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसे एक बार देख लीजिएगा। मेरे नज़र से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने की नोट्स के रूप में अंडरलाइन कर दिया है। अब इसका इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग चर्चा करते हैं। अब वर्तमान स्थिति देख लीजिए क्या है। डेयरी क्षेत्र में सबसे बड़ी कृषि जिन्स है। कृषि जिन्स जो साधन जिन्स के रूप में इसको माना जाता है, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करता है। वर्तमान की बात हो रही है, सोच के देखिए। और 80 मिलियन डेयरी किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। तो रोजगार के क्षेत्र में यह बृहद स्थान रखता है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार, दूध और दूध के उत्पादों प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि, आहार संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव तथा भारत में बढ़ते शहरीकरण में डेयरी उद्योग को वर्ष 2021-22 में 9 से 11% की वृद्धि के लिए प्रेरित किया है। तो 9 से 11% आपको, और हाल ही में मैंने डाटा भी आप लोगों के साथ शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग समझिए मैं किस रूप से काम करता, जो प्रधानमंत्री आगे बात कर रहे हैं उसी को मैंने आपको 1 महीने पहले इससे संबंधित डाटा का शेयर किया था। तो देखिए न्यूज़ में क्या है, क्या आने वाला है, कौन सा सेक्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है। अब इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ, ग्रुप में रेगुलर चीज़ों को एब्जॉर्ब करते रहिए, आपको आने वाले समय में उसका बेनिफिट होगा। आप ग्रुप में जो भी लोग जुड़े होंगे, लगातार आप लोग देख रहे होंगे, मैं वहाँ अनर्गल चीज़ों को नहीं शेयर करता हूँ, अनाधिक नोट्स को शेयर नहीं करता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है उसी को शेयर करता हूँ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो ज़रूर शेयर होती है। आपको उसका की नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, ताकि उससे रिलेटेड जो चीज़ें आपको दी जा रही है वो छूटे नहीं। वर्ष 2020 के समाप्ति के जो पिछले 5 वर्षों में पशुधन, अब देखिएगा बजट में साथ ही में चर्चा है, इसलिए पशुधन की भी बात की जा रही है। डेयरी और पशुधन दोनों साथ ही में चर्चा हुआ है बजट में, इसी के लिए आपको इसके संदर्भ में ही समझिएगा। डेयरी पशुधन दोनों सेम रूप से उपयोग होगा। तो पशुधन क्षेत्र में 8.15% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर देखने को मिली है। तरल दूध उद्योग में, डेयरी उद्योग में आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार में वृद्धि कितना हुआ, 6 से 7% की वृद्धि की संभावना रही है, और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। संगठित डेयरी उद्योग क्षेत्र में आपको मूल्य के आधार पर 26 से 30% हिस्सा है, जो कि असंगठित क्षेत्र की तुलना में तेज़ी से विकास देखा जा रहा है। असंगठित क्षेत्र वो जो आपको ऑथराइज्ड रूप से वर्क नहीं करता है, जैसे आप रोड पर देखते होंगे, रोड के किनारे किनारे जो लगाते हैं शॉपकीपर होते हैं, वो असंगठित क्षेत्र के रूप में भी माने जाते हैं, या तो असंगठित क्षेत्र में ये सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब बजट वर्ष 2022-23 में देखते हैं पहल क्या है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया, तहत अवसंरचना विकास किया गया। तो बजट 2022-23 जो प्रस्तुत किया गया इस वर्ष, उसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अवसंरचना विकास किया गया, यानी कोष दिया गया है। इसके संदर्भ में कुछ बातें की गई हैं, जैसे बजट में उत्तर भारत के सीमावर्ती गांव में न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किया गया है। सीमावर्ती उत्तर जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसके लिए, कम आबादी और सीमित संपर्क सुविधाओं हैं जहां पर, वहां पर यह प्रोग्राम चलाया गया। नोट याद रखिएगा आप इससे रिलेटेड, जैसे क्या है, 95% पशुधन किसान ग्रामीण भारत से केंद्रित हैं।
तो इसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बुनियादी ढांचे विकास के लिए पशुपालकों के लिए बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने की भूमिका निभाएगा। यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो इसके संदर्भ में डेयरी प्रोडक्ट के संबंध में पशुधन के संदर्भ में जो लाया गया है बजट 2022-23 के लिए, आप ध्यान रखिएगा। बजट में घोषित न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से चीन की सीमा के साथ दूर दराज इलाकों में सामाजिक और वित्तीय, देखिए जितना भी हम लोग का यहाँ पर क्षेत्र है, आपको यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं जो नक्शा बना रहा हूँ तो चीन का क्षेत्र यहाँ है, तो जितने भी जिससे रिलेटेड क्षेत्र है वहाँ पर यह प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा सीमावर्ती क्षेत्र का। और मैप का आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मैप कोशिश कीजिए, जैसे ही किसी क्षेत्र विशेष का नाम आए तो आपके दिमाग में विजुअली उस मैप के रूप में उसका उस स्थान का मैप के रूप में आपका विजुअल बने तो ज़्यादा आसान होगा आप लोग समझ। जैसे ही सीमा की बात किया तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा का निर्धारण तुरंत कर लीजिए कि कहाँ की बात हो रही है, तो इसके लिए भी काम करेगा। दूसरा हुआ है कि वैकल्पिक न्यूनतम कर को कम करना है, जैसे सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच एक समान अवसर प्रदान करना। वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18% घटाकर 15% कर दिया, अर्थात सहकारी समितियां और जो कंपनियां होता है दोनों को टैक्स का दायरा 15% दोनों में कर दिया गया है। पहले सहकारी समितियों से 18.5% कर वसूला जाता था, पर अब दोनों के लिए सेम हो गया, तो दोनों को पैरेलल लाया गया ताकि काम और गतिविधि बेहतर तरीके से कर सके। नेक्स्ट है, सरकार ने 1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से तक की कुल आय वाले सहकारी समितियों के लिए अधिभार की वर्तमान 12% घटाकर 7% करने का प्रस्ताव किया है। तो यह क्यों किया है, यह ध्यान देने के इससे क्या लाभ होगा, इससे उनकी आय में वृद्धि होगी, क्योंकि टैक्स का दायरा कम होगा तो आय वृद्धि होगी, बचत होगा, और जो भी अवसंरचना विकास करना है डेयरी सेक्टर में सहकारी समितियों को वो स्वयं कर सकते हैं, तो इसलिए टैक्स की मात्रा भी कम कर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा। और यह सीमा क्या रखा गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 1 करोड़ रुपये से अधिक से लेकर 10 करोड़ रुपये तक की आय, तो 1 से 10 करोड़ के बीच के वाले लोग सहकारी समितियों के लिए टैक्स का जो दायरा है वो कम किया गया है। अब नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं हेतु बढ़ा है आवंटन। ये बजट की बात हो रही है, बजट में जो पॉइंट है डेयरी सेक्टर के संदर्भ में और पशुधन के संदर्भ में की गई है उसकी बात हो। इसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को बढ़ाया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन 20% की वृद्धि की गई है। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम उसके लिए उसके बीच में आवंटन में 20% की वृद्धि की गई, अर्थात पहले 100 रुपया दिया जाता था, अब 120 रुपया दिया जाएगा। तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें। और 2022-23 के लिए पशुधन क्षेत्र के लिए आवंटन 40% का वृद्धि किया गया है से अधिक, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन 48% से अधिक का लिए वृद्धि पशुधन और डेयरी किसान विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो पशुधन में कितना वृद्धि किया गया, 40%, ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय योजनाओं में पशुधन की वृद्धि कितनी की है, 48%, ध्यान रखिएगा आप लोग ये सब चीज़ें। और पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण के लिए आवंटन में वृद्धि, हाल ही में आप लोग लंपी का चर्चा सुने, लंपी वायरस, इस प्रकार के जो वायरस आते हैं या जो जानवरों को विभिन्न रोग होते हैं, जो खुरा रोग होता है या उसके बिल्लिट रोग होता है, तो इस प्रकार के जो भी रोग हो पशुधन को, उसके लिए वित्त का आवंटन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो 60% की वृद्धि उनके पशु स्वास्थ्य और रोकथाम नियंत्रण हेतु आवंटन जो किया जा रहा है उसमें 60% की वृद्धि की गई। तो वर्तमान सरकार कितनी सजग होकर डेयरी सेक्टर और पशुधन से संबंधित जो गतिविधियाँ उसमें बजटीय आवंटन बढ़ाई, आप लोग समझ सकते हैं। अब डिजिटल बैंकिंग को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है डेयरी सेक्टर पशुधन के रूप में, जैसे डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, फिनटेक नवाचार, अर्थात फिनटेक जो नवाचार आएंगे इस सेक्टर में तो उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और दौरान भुगतान के सुव्यवस्थित करने से अधिक पारदर्शिता के माध्यम से पशुपालन के सकारात्मक रुझान देखने को मिलेगा। यह दूरदर्शिता सरकार के द्वारा की गई है। मंत्रालय को द्वारा खरीद के लिए पूरी पेपरलेस और ई बिल प्रणाली शुरू की गई है, जो डेयरी मंत्रालय है। तो उसके लिए क्या है, आपको पूरी तरह आपको पेपरलेस और ई बिल प्रणाली, ताकि इसमें भ्रष्टाचार के जो स्तर है वो कम किया जा सके और उचित मूल्य उचित लोगों तक
पहुंचाया जा सके। जो योजना जिस वर्ग के लिए बन रही है, जिस व्यक्ति के लिए बन रही है, उसका लाभ उस व्यक्ति विशेष तक पहुंचे, इसलिए यह जरूरी है। अब याद रखिएगा, डेयरी और पशुधन के क्षेत्र में संबंधित हालिया जो योजनाएं हैं उसकी आप लोग जरूर चर्चा कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद इस पर नोट्स बना लीजिएगा और छोटा छोटा की नोट 2-4 गूगल पर सर्च कीजिएगा, सभी चीज़ें अवेलेबल है। नहीं तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम लिखिएगा और PIB लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी कार्यक्रम है उसके बाद PIB लिखिएगा आप लोग, तो आपको यह नोट्स इससे रिलेटेड ऑथेंटिक सरकारी नोट्स मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। पशुपालन अवसंरचना कोष, फिर राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय कृषि गर्भाधान कार्यक्रम पशुधन से संबंधित डेयरी के संदर्भ में चलाई जा रही योजनाएं हाल के संदर्भों में हालिया सरकार के द्वारा। तो यह विकास उन्नयन का कार्य कर रहा है डेयरी सेक्टर में। तो यह आने वाले समय में आप लोग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और यहाँ से PT मेंस में आप लोग को जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए एक PT ओरिएंट है, इसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। DDA ने लॉन्च की पहले आओ पहले पाओ आवासीय योजना। तो आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह लॉन्च किया है इस प्रकार की योजना, तो आपको इससे रिलेटेड आपको प्रश्न किया जा सकता है। तो PT फैक्ट के रूप में इसे ज़रूर आप लोग शामिल कर लीजिएगा। और यह PCS स्तर के प्रश्नों में पूछा जा सकता है, UPSC में उम्मीद कम है। एक सेकेंड, आगे हम लोग तब तक बढ़ते हैं। चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और भी जो सर्कुलेट ग्रुप है वहाँ कर सकते हैं, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और हम लोग चैनल में और भी इम्प्रूव हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। ये आप लोगों का साझा भविष्य है, साझा जिम्मेवारी भी है। यदि सभी लोग 10 लोगों को भी शेयर करते हैं तो हमारा ग्रुप संख्या बहुत ही विस्तृत रूप से बढ़ेगा और भी हम लोग बेहतर और भी डिजिटल क्लास के रूप में हम लोग बात चर्चा हो रही है, डिजिटल क्लास में हम लोग आ जाएंगे। तो उसके लिए कुछ मानक सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। तो आप लोग ज़रूर कोऑपरेट की, जितना जल्दी ये होगा संख्या 10,000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी हम लोग डिजिटल क्लास में आएंगे, ताकि इम्प्रूवमेंट और भी बेहतर देखें। तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, अगर 10 व्यक्ति को ही आप लोग शेयर करते हैं, वो अगर उनको पसंद आएगा ज़रूर, वो जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो उनको यह ज़रूर पसंद आए, क्योंकि इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक यूट्यूब की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंट क्वेश्चन के एनालिसिस कराता हो। तो आप लोग इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ज़रूर इसे हम लोग को मोटिवेट कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए आपको GS पेपर 2 और 3 के लिए यह न्यूज़ कवर करता है। इस पर हालांकि पहले भी मैंने न्यूज़ कवर किया है, बस कुछ चीज़ें हैं इसमें बता देना चाहूँगा। इस प्रकार के जब भी न्यूज़ आए तो रक्षा प्रौद्योगिकी और नई नीतियाँ जो उससे रिलेटेड है, GS पेपर 2 और 3 में न्यूज़ को टॉपिक को आपको कवर करेगा UPSC, और PCS में जहाँ भी यह आपको टॉपिक है आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। देखिए अब लगातार सरकार जो वर्तमान सरकार है, मैंने कल मेजर गौरव आर्या जो है, मेजर गौरव आर्या, उनका वीडियो आप लोग को देखने को बोला था, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उनका वीडियो। तो सेना के संदर्भ में बहुत अच्छा बात बोलते हैं, क्योंकि हम लोग मेजर है नहीं, सेना से संबंधित है नहीं, तो उनके की नोट्स होगा, जो इंटरनल बातें होती हैं वो बेहतर तरीके से आप लोग समझा सकते हैं। तो आप लोग उनको एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। तो जो भी सेना से संबंधित चीज़ें होंगी ना, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। और बहुत उम्दा तरीके से बातों को रखते हैं और साइकोलॉजिकल और ग्राउंड बेसिस पर बातें बोलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए आने वाला जो 5 साल है ना, 5 साल भारतीय सेना में इस प्रकार के बदलाव लगातार देखने को मिलेगा। वहाँ हथियार के संदर्भ में उन्नयन की बात होगी, या तीनों सेनाओं के एकीकरण तालमेल की बात होगी, जैसे CDS की बात की गई थी। अब हथियारों की खरीद के लिए एकीकरण किया जाएगा। तो सोचिए इस प्रकार के क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा अगले 5 साल तक। तो लगातार ये आपके प्रश्न बने रहेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा तो आप उसे ज़रूर कवर कीजिएगा। प्रश्न एग्ज़ाम में आपको आ जाएगा। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल आपको देने के लिए, जैसे हाल ही में विक्रांत हुआ, लॉन्च हुआ, उसके बाद कुछ मिसाइलों का प्रक्षेपण हुआ, फिर PL-17 के तहत योजना के तहत युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए
श्रेणियाँ विस्तृत की गई है। तो यह सब आपको आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको एकीकरण के संदर्भ में देना होगा। तो आप इन सब न्यूज़ को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, एक टॉपिक ही आप लोग बना लीजिएगा रक्षा के संदर्भ में, आपको वहाँ सारे टॉपिक वहाँ कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ इधर कुछ नहीं है, सब पॉलिटिकल व्यू है, लोकल व्यू है, तो जो एग्ज़ाम के लिए आप लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। बाकी जो लोग दिन भर न्यूज़ पढ़ते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, उनके लिए ये सब न्यूज़ है, तो आप वो बैठ के सारे दिन देखेंगे। एक पीटी ओरिएंट है, आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होना देश का पहला संस्थान IIT मद्रास बन गया है। जो अमेरिकी कंपनी है IBM, वो क्वांटम नेटवर्क के कॉन्सेप्ट चला रही है, जिसमें आपको क्या है, उसमें देखिए क्वांटम कंप्यूटर, वित्त, ऊर्जा सामग्री विज्ञान, अनुकूलन, मशीन लर्निंग सहित विभिन्न प्रकार के उद्योग के विषयों पर मदद करेगा। ये क्वांटम जो टेक्निक डेवलप किया गया IBM में, उसमें भारत का जो देश है, भारत में IIT मद्रास है, वो उस ग्रुप में शामिल हो गया, नेटवर्क में शामिल हो, देश का पहला संस्थान है। तो आपको PT फैक्ट आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। PCS या UPSC में इससे रिलेटेड सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आपको यहाँ से पॉइंट के रूप में, बुलेट पॉइंट के रूप में शामिल कर सकता है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। इससे अतिरिक्त कुछ जानने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में, क्वांटम नेटवर्क के बारे में बता भी दी गया है, इससे अतिरिक्त जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंस में जब ज़रूरत होगी तो हम लोग उस समय चर्चा करेंगे। और जल्द ही सारे क्लास अपडेट होंगे तो अक्टूबर के बाद से। तो देखिए, देश का पहला शहर बना है इंदौर, जहाँ पते होंगे डिजिटल। यह भारत में पहला ऐसा काम किया गया है, एशिया में पहला है। इससे पहले केवल अमेरिका के कैलिफोर्निया में ऐसी डिजिटल मैपिंग की गई, डिजिटल पते का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ड्रोन के माध्यम से सामान डिलीवरी कर सकता है। तो भारत देखिए लगातार, मैं कुछ दिन पहले भी आप लोगों को बताया था, भारत में लगातार उच्च कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, वो रेलवे में हो, एयरपोर्ट में हो, या इस प्रकार के सूचना तकनीक में हो। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आने से 2047 का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं करीब दिखता नज़र आ रहा है। तो क्यों, इससे देखिए यह कॉन्सेप्ट हो सकता है आम लोगों के लिए आम। डिजिटल क्या हो जाएगा इससे बहुत से संसाधनों की बचत होगी, जो हम लोग रोडवेज के रूप में करते हैं, या तो डिलीवरी के रूप में कर सकते हैं, या सेवाओं का त्वरित रूप से हम लोग पहुंच स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट है। तो यह होता क्या है, इसके संदर्भ में देखिए 2 चीज़ें बता दी गई है। ईंधन के समय की बचत होगी, आकस्मिक सेवाओं का मदद मिलेगा, निगम सेवाओं की मदद मिलेगा, विद्युत पोल और स्ट्रीट लाइटों की मिलेगी सटीक लोकेशन। इससे होगा क्या, यह डेवलप किया गया है जो इस कंपनी के द्वारा जो है, नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर जो रजत जैन है, उनके द्वारा बोला गया है कि पूरी दुनिया को 57 ट्रिलियन स्क्वायर में बांटा गया है, अर्थात एक छोटे छोटे टुकड़े में बांटा गया है। याद रखिएगा कितने छोटे छोटे स्क्वायर में बांटा गया, 57 ट्रिलियन, कितनी बड़ी संख्या है, समझ सकते हैं। और हर स्क्वायर को एक यूनिक कोड दिया गया, एक नंबर दिया गया, या कोड जो भी कोड ABCD जो भी होगा इनका, उसके बाद जिसे शेयर किया जा सकेगा। एक परिवार में अगर 10 लोग रहते हैं तो सभी के लिए एक एक कोड का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए घर में बैठ के, कोई व्यक्ति विशेष एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट आप लोग देखते होंगे जहाँ पर बहुत से फ्लैट होते हैं, तो कोई व्यक्ति विशेष अगर डिमांड कर रहा है, किसी का कोई दवा मांग रहा है, कोई आपको फूड प्रोडक्ट मंगा रहा है, कोई जींस मंगा रहा है, जींस मतलब खाद्य पदार्थ, तो आपको वो उस पर आपको डिलीवरी के लिए आसान तरीका अपना सकता है। यह बहुत आसान हो जाएगा। अभी होता क्या है, आप लोग कोई ऑर्डर करते हैं तो घर के बाहर आके डिलीवरी बॉय खड़ा हो जाता है और आपको आना पड़ता है। इसका कारण ये है कि पहले तो विश्वसनीयता की कमी है, कि डिलीवरी बॉय को लगता है कि मैं अंदर जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो रूल्स के खिलाफ है, हमसे छीना झपटी वो इंडिया है या तो कोई ऐसे देश में। और तो आप लोग को नीचे आके
अपना डिलीवरी लेना होता है। पर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से होगा क्या, आपके पास एक जो कोड दिया जाएगा उसका वेरिफिकेशन रहेगा, आप हैं क्या, आपके स्थान क्या, लोकेलिटी क्या है। तो डिलीवरी बॉय जो होगा या ड्रोन होगा, अभी तो डिलीवरी बॉय का जो बात चर्चा कर रहे हैं, अगर यही डिलीवरी बॉय के संदर्भ में इसको मैपिंग को यूज़ किया जाए तो वो आपके पास बेहिजक आपके घर तक पहुंचेगा। पर यह कॉन्सेप्ट क्या है, डिजिटल ड्रोन के लिए, ड्रोन के मदद से आपको डिलीवरी दिया जाएगा आने वाले भविष्य में। तो ड्रोन आप तक सजग रूप से आपके एड्रेस तक पहुंचेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय में इसकी मांग हर क्षेत्र में बढ़ने वाली है। ध्यान रखिएगा मैं जो बात बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग उन्नत टेक्निक को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ ये भी है, कोई पहले जानता था, सोच के देखिए, पहले शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना से पहले डिजिटल पढ़ना किसी को रास नहीं आता था। ध्यान रखिए जो मैं बात बोल रहा हूँ, डिजिटल पढ़ना किसी को रास नहीं आता था, सब ऑफलाइन क्लास करने के लिए रहते थे। पर आज, और वो ऑफलाइन क्लासेस जो होता था, ऑफलाइन क्लासेस करते थे तो क्या होता था, सीमित लोग ही पहुंच पाते थे। पर ऑनलाइन मोड आने पर 2019 के बाद, 2020 के बाद जो स्थितियां बदली हैं, तो क्या हुआ है, 20, 21 और 22 में जो स्थितियां बदल कर आई हैं, तो उसके बाद वह जो इसका संसाधन है विस्तृत लोगों तक पहुंचा है। तो यही है डिजिटल रूप का पॉजिटिविटी, कि यह अधिक से अधिक लोगों को आसान सेवाएँ प्रोवाइड कराता है। आज हमें आप पहले कितने लोग जानते थे, कोई नहीं जानते, आज लगभग 1200 लोग जान रहे हैं, और धीरे आने वाले समय में बहुत से लोग जानेंगे। कारण इसके पीछे है डिजिटल क्रांति ही। तो आप समझिएगा, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जब भी आएंगे तो समाज में उसके लिए आपको नए तरीके से आपको प्रश्न किया जा सकता है एग्ज़ाम में। तो देखिए, अखिल भारतीय सर्ववर्ती हिंदी, तो हिंदी भारतीय भाषा के संदर्भ में लेख लिखा गया, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। सभी चीज़ें विस्तृत रूप से चर्चा की गई, इसमें अतिरिक्त कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लेख को आप लोग देख सकते हैं और इसके सामग्री को कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए नीचे है, यह देखिए, तकनीकी की सहायता से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा। यह जो आर्टिकल है आपको जीएस पेपर 2 के भ्रष्टाचार और पारदर्शिता और जवाबदेहिता के जीएस 2 के टॉपिक को कवर करता है, जीएस पेपर 2 के टॉपिक को। तो यह लेख को आप जरूर देखिएगा, इसमें बात की गई है, जो बातें अंडरलाइन कर दिया गया उसे जरूर आप लोग की नोट्स बना लीजिएगा। जैसे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा कहा जाता है गरीबी का जो 15 पैसा उनके तक पहुँच पाता है, 100 रुपये यहाँ से डिलीवर किया जाता है केंद्र से, तो उनके पास केवल 15 रुपया पहुँचता। पर वर्तमान स्थिति जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट, जो डीबीटी योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसके तहत लोगों के खाते में पैसा पहुँचाया जाता था, इस आकलन जो इस भ्रष्टाचार को लगभग समाप्त कर दिया गया। पर इसके चोर द्वार अलग अलग खुले हैं, वो दूसरा मैटर है। पर आपको इसका लाभ देखने को मिल रहा है, टेक्निकल लाभ तकनीक की सहायता से। साथ ही साथ आपको 2014 की चुनावी लड़ाई के बाद केंद्र सरकार अपने विकास मॉडल के दूसरों में भ्रष्टाचार का मॉडल हथियार बनाएगी, 2024 के चुनाव में हो सकता है। तो आने वाले समय में आपको यह चर्चा में ज़रूर देखने को मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर बहुत सी डाटा एनालिसिस की बात की गई है, किस प्रकार से सुधार किए जा सकते हैं, किस प्रकार से टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। उससे पहले आपको मैंने पहले भी बताया था, जो प्रशासनिक जवाबदेहिता, राजनीतिक जवाबदेहिता सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए। तो यहाँ पर आपको यही इस लेख में देखने को मिलेगा। तो जो चीज़ें मैंने पहले आप लोगों को बताया, बार बार बताता हूँ कि आपका किसी भी विषय पर मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य होना जरूरी है कि आप क्या देखते हैं। मान लीजिए आपको एक जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो आप समय के साथ नहीं जाते हैं और कल आपको 2 दिन के बाद ज़रूरत है और आज आप जा रहे हैं, तो आप इसके एवज में क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो भुगतान क्या करेंगे, तो वही भ्रष्टाचार का स्तर है। तो व्यक्ति भी सजग हो अपने अधिकारों के प्रति, अपने जवाबदेही के प्रति, ताकि इस प्रकार की घटनाएं, मान लीजिए अभी 30 सितंबर को आपको कोई भी सर्टिफिकेट का ज़रूरत है। सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर कोई जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है 30 सितंबर, तो आप 1 महीने पहले ही अप्लाई कर दीजिए। तो व्यक्ति विशेष को क्या चाहिए कि क्विक रूप से अपना एक्शन देखने को चाहिए। तो इसके लिए उसके एवज में लोग मांगते हैं, तो यही भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। यही हकीकत भी है, इससे 2-4 राय नहीं किया जा सकता है।
यही वास्तविक धरातल पर स्तर देखने को मिलता है। तो इससे संबंधित जो आंकड़े दिए गए तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, सभी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। अच्छे बेहतर तरीके से समझाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी बातें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें बताने से बोझिल हो जाता है। देखिए, इसके डाटा को संग्रह कर लीजिएगा आप लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। फिर पिछले जो महीने के उपरांत आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, 0.29% की वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। जो आपको अगस्त माह में जो हुआ था सूचकांक में वृद्धि, उस पर विस्तृत चर्चा की गई है। खुदरा मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, खुदरा मूल्य सूचकांक क्या होता है, फिर औद्योगिक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में बात की गई, उससे रिलेटेड जो फैक्टर है सभी पर बात की जा चुकी है। तो आप इस अगस्त का वीडियो जाके देखिएगा, लिस्ट आप लोग को शेयर किया जा चुका है ग्रुप में, तो आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा और ये डाटा उसके साथ ऐड कर दीजिएगा। और कुछ नहीं करना है, पहले भी विस्तृत चर्चा किया गया। तो वर्तमान से जैसे अगस्त में आया, अभी सितंबर में आया, फिर नवंबर में भी आएगा, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी आप लोग बस ऐड करते जाइएगा करंट को। चलिए, उम्मीद करता हूँ। और एक लास्ट नीचे देखिए, फिर जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा यह बोला गया है कि भारत जो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें अस्थायी सदस्यता के लिए भारत प्रबल दावेदार है। उसके लिए सभी आधार बताए हैं, जो पहले भी बात चर्चा काफ़ी बार किया जा चुका है। तो आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा। सबसे बड़ी इकोनॉमी है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है, प्रौद्योगिकी हब है और वैश्विक संपर्क परंपरा बनाने वाले देश के रूप में सुरक्षा अस्थायी सदस्य बनने के लिए मजबूत दावेदार है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी है, बहुत सा कॉन्सेप्ट है, इस पर पहले भी चर्चा किया जा चुका है, पर इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा अक्टूबर में आप लोग के लिए, कि सुरक्षा परिषद है क्या, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता क्यों जरूरी है भारत की, उससे रिलेटेड भारत के इसके क्या हित हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो मंच पर इस प्रकार भारत की भागीदारी बनेगी तो किस प्रकार से वैश्विक पहुंच हमारी डेवलप होगी। तो यह जो कॉन्सेप्ट है, इस पर हम लोग अक्टूबर में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी कुछ कार्य गतिविधि है जिसको मैं लगातार समाप्त कर रहा हूं। अभी वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है, पर विश्वास में नहीं, एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ों को आपको कवर करा दिया जाएगा। देखिए, FATF जो चर्चा हाल ही में किया गया था FATF के बारे में, उसमें देखिए पाकिस्तान का जो धोखा जो खेल है, उसके फिर पकड़ा गया। लगातार जब पाकिस्तान ऐसी चालबाजियाँ करता है ना समझो की तरह, क्योंकि कोई संस्था को बेवकूफ़ कब तक बनाया जा सकता है, जब तक वो जिस समय सीमा तक वो बर्दाश्त करता है। अगर ऐसी FTA को जिस दिन ये लग जाएगा कि नहीं, बार बार नोटिफिकेशन देने के बाद भी पाकिस्तान ऐसी गतिविधि कर रहा है, तो वो किसी की बात नहीं सुनेगा। ध्यान रखिए, किसी की बात नहीं सुनेगा और ब्लैक लिस्ट में इसे डालेगा और इसके पास उत्तर कोरिया वाला हाल हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हमारा पड़ोसी है, तो पड़ोसी को भी कुछ विषम परिस्थिति में आने के लिए उसे सजग किया जाता है। आतंकवाद के विषय में आने वाले समय पर, मान लीजिए अभी पाकिस्तान इन सब मामलों पर ढुलमुल रवैया अपना रहा है, आने वाले 10 सालों में आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देश एक साथ होंगे, क्योंकि आतंकवाद जिस रूप से अपना प्रसार कर रहा है, जिस तरह से अपना आतंक विभिन्न देशों में फैला रहा है, हत्याएं हो रही है, बम विस्फोट हो रहा है, निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, प्रवृत्ति बदल रही है उसकी। इसके आधार पर विभिन्न देश एक मंच पर 10 से 15 साल में आ जाएंगे और सभी लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। चीन कितना ही समर्थन पाकिस्तान का इस मामले में क्यों नहीं कर ले। ध्यान रखिए बात को, मैं जो बोल रहा हूँ, इसके पास इससे आतंकवाद छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर कोई भी देश है, पाकिस्तान या जो 32 देश है, इससे संबंधित जो चीज़ों को मैंने कल डाटा में बताया था, उन सभी देशों को के बारे में मैं बात बोल रहा हूँ। आने 10 से 15 सालों में सभी लोगों को यह अपना जो कॉन्सेप्ट है समाप्त करना होगा, नहीं तो वैश्विक एक संगठन बनेगा जिसका उद्देश्य केवल यही होगा, आतंकवाद को समाप्त करना। मैं जो बातें बोल रही, क्योंकि ऐसी हलचलें विश्व में देखने को लगातार मिल रही है, मांग उठ रही है कि यूएनओ कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है इस मामले में। तो इसके लिए कुछ ऐसे संगठनों का गठन किया जाए जो
इसी को टारगेटेड करके काम अपना करे। तो जब विश्व की सरकारें जब साथ में हो जाएगी तो कहीं ना कहीं और भी बेहतर पाकिस्तान के लिए विपरीत स्थिति को उत्पन्न करेंगे। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चलिए अब एक देखिए, 2 न्यूज़ है, पीटी ओरिएंट है, इसे समझने की जरूरत। अलकराज बने जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, वो नए पहली बार जीता ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी यूएस ओपन का। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे युवा खिलाड़ी हैं, मात्र 19 साल का शायद इनका, देखिए 19 साल लिखा हुआ, 19 साल का खिलाड़ी है, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी। इनका खेल देखिएगा कितना बेहतर तरीके से खेले हैं। तो इसके संदर्भ में कुछ लिस्ट दिया गया है अभी तक युवा खिलाड़ी कौन कौन है। तो आप लोग को यह प्रश्न किया जा सकता है पीटी में पीसीएस के स्तर पर। तो माइकल चांग थे, 17 साल 110 दिन के, फ्रेंच ओपन जिन्होंने जीता था। इसके बाद आपको देखिए कार्लस जो थे 19 साल 19। तो सबसे युवा खिलाड़ी कौन है फ्रेंच ओपन जो जीता है वो अगर समग्र रूप से पूछे तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी माइकल चांग है। और यूएस ओपन में पूछे तो आपको पीट सम्प्रास जो 19 साल 29 दिन में हुए, कार्लस अलकराज जो 2022 में ओपन यूएस ओपन 19 साल 129 दिन के हैं। तो ये आपको पोलैंड के सबसे युवा खिलाड़ी है। तो ये भी आप लोगों को स्पेन के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। तो यह चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। इस प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं। तो किस तरह आपको देखना है, तो ये सब न्यूज़ आप लोग कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलेंगे। वीडियो हालांकि लंबा हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए समय लगता है, तो विस्तृत रूप से आप लोग समझिएगा। चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ कीजिएगा, उसके लिंक को यूज़ कीजिएगा। और इवनिंग में आप लोग को करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है वो चलेगा। आप लोग 7 बजे तक आसपास वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग उसे ज़रूर कोऑपरेट कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।